नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा करेगा 75 जगहों पर नमो युवा रन का आयोजन। नमो युवा रन टी शर्ट का हुआ लॉन्च। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने किया अभूतपूर्व विकास। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज से भाजपा सांसदों की कार्यशाला। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। 2 दिवसीय कार्यशाला में होंगे 4 सत्र। आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरी कांग्रेस। बिहार को लेकर बयान पर भड़की भाजपा। कहा, एसआईआर के कारण कांग्रेस और गांधी परिवार में निराशा का माहौल। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में पंजाब में बढ़ रहे मतांतरण पर हुई चर्चा। बंगाल में घुसपैठ को रोकने की अहमियत पर भी व्यक्त की गई चिंता। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करेगी। इसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर आज एक विशेष कार्यक्रम में नमो युवा रन टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नमो युवा रन पर युवाओं को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को देश की संस्कृति और मिट्टी से जोड़ना है। दोस्तों, ये रन के द्वारा युवा मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, युवा संकल्प के साथ जुड़ेंगे। युवा 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है उसको याद करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोस्तों तंदुरुस्त समाज हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया का संदेश भी जाएगा, डी एडिक्शन का संदेश भी जाएगा, स्वदेशी का संदेश भी जाएगा। और दोस्तों, जब युवा ठानता है, युवा निकल पड़ता है, युवा संकल्प ले लेता है, तब सिद्धि आसान हो जाती है। ये आसान सिद्धि को अचीव करने के लिए एक रन का आयोजन करा गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि इस दौड़ के एम्बेसडर मॉडल मिलिंद सोमन रहेंगे। उन्होंने पिछले 10 साल में नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की भी जानकारी दी। नशा का जो इकोसिस्टम है वो नार्को टेररिज्म को, नार्को नक्सलिज्म को
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यह फंड भी करता है। और पिछले 10 साल में अपनी सरकार ने has done some incredible work when it comes to destruction of drugs and this war on drugs. 2014 और 2024 में 24 लाख केजी का नारकोटिक्स सीज हो चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। This is how India is fighting the war on drugs. उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 4 सत्र होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% मतदान के लिए सांसदों को सही प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण सत्र में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर मतपेटी के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि जो मतदान है, जो मत है, वो अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध मतों को कम करने पर रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा और मतगणना भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार में कराए जा रहे एसआईआर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बयानबाजी पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद ही चलता है। राहुल और उनके साथी बिहार में एसआईआर को लेकर नकारात्मकता का माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता ने देखा है कि राहुल गांधी ने बिहार में घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकाली है और अब कांग्रेस और उनके नेताओं का सच जनता के सामने आ चुका है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने यह माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। संबित पात्रा ने गलत बयानबाजी के लिए राहुल गांधी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उनके नेताओं को भी घेरा। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी और टीएमसी को बिहार और बिहार के लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ यह अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जोधपुर में चल रही अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन है। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक के दौरान संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम, पंच परिवर्तन सहित शिक्षा नीति तथा जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पंजाब में बढ़ रहे मतांतरण पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही
बंगाल में घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई। सुनील आंबेकर ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को रोकना बेहद जरूरी है। इसी के साथ बैठक में पूर्वोत्तर में कम हो रहे अलगाववाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न व्यवसाय के लिए नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को नौकरी मिली है, जिनमें 14 लाख नौजवान वो हैं जिन्होंने कौशल विकास मिशन के नाम से प्रशिक्षण लिया है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे ही लेकर जाती है जैसे उत्तर प्रदेश को ये लोग लेकर गए थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग, जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस, झारखंड जगुआर कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सली संगठन के कुख्यात जोनल कमांडर अमित हांसदा को ढेर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हांसदा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पड़ाल के आसपास के जंगली क्षेत्र में ड्रोनशील है। उक्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान मुझे पता चला कि उस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आप्टन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आप्टन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर था और इस पर 95 से अधिक कांड दर्ज हैं।
तथा लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या में एवं कई सारे मासूम नागरिकों की हत्या में यह शामिल रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन प्रभावित हुए हैं, कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कई पूरे गांव के गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हमने एक बड़ी योजना तैयार की है। इस बार बाढ़ से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है और दुख के इस घड़ी में हम पंजाब के साथ खड़े हैं। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम दोनों राज्यों की हर संभव सहायता कर सकें। इसके लिए हमने पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए आज 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहां से झंडी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। हर रोज हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड जिला है लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गुजरात में साबरमती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ का असर खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेड़ा तक दिख रहा है, जहां नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। साबरमती का पानी कई गांवों और खेतों में घुस गया है। वहीं खेड़ ब्रह्मा के रतनपुर गांव के पास साबरमती नदी में एक ही परिवार के 12 लोग फंस गए हैं। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा। इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया है। लिहाजा देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आज शहरी महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सिवान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सिवान में मुख्यमंत्री ने करीब 558 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 सितंबर को दुबई में आयोजित होने वाले 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भाग लेंगे। हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाली यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यूपीयू अंतर्राष्ट्रीय डाक विनिमय के लिए फ्रेमवर्क तय करता है और 192 सदस्य देशों में डाक पार्सल और वित्तीय सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देता है।
दुबई में आयोजित होने वाली यूपीसी कांग्रेस के इस वैश्विक सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच यूपीयू की नई रणनीति और कारोबारी योजना पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इस योजना का केंद्र बिंदु बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना है। यूपीयू के सबसे पुराने और सक्रिय सदस्यों में से एक भारतीय डाक विभाग है, जो अंतर्राष्ट्रीय डाक नियमों के मानकीकरण, सहयोग को प्रोत्साहित करने और वैश्विक डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। मेघालय पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी और तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 10 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह शिलांग और राज्य के अन्य हिस्सों से मोटरसाइकिलें चोरी कर बांग्लादेश में बेचने के लिए तस्करी करता था। पूर्वी खासी हिल्स जिले में 4 सितंबर को की गई नियमित जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध स्कूटर सवार को पकड़कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पूछताछ और छापेमारी में कई स्थानीय सहयोगियों और बांग्लादेशी खरीदारों की गिरफ्तारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी सिलहट और हबीबगंज जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इसे सीमा पार संगठित अपराध पर बड़ी सफलता बताया और कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। कल सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की नजर अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने पर होगी। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।